हेलो बच्चों। आज गुड मॉर्निंग सभी को। पहले बच्चों, अभी आप लोगों ने कुछ व्याकरण भाग को सब देख लिया, तो अभी आपकी छठवीं कक्षा की हिंदी विषय केआर लकम स्कूल की ऑनलाइन क्लास पाठ के लिए स्वागत है। तो आप वसंत बाग, आपका क्या है, वसंत बाग एक छठवीं कक्षा की हिंदी किताब। कुछ पेरेंट्स से हमें बताया कि किताबें चेंज हो गई है, वही किताब है वसंत बाग एक, कक्षा 6 के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक। तो वसंत बाग एक में आपको लेसन पाठ कौन कौन सी आती है। पाठ में वह चिड़िया जो अभी फर्स्ट सेमेस्ट्री में जो आता है उसके नाम हम आपसे आपको बताते हैं। वह चिड़िया जो कविता केदारनाथ अग्रवाल के रचित बचपन संस्मरण कृष्णा सोबती नादान दोस्त कहानी है प्रेमचंद की। चांद से थोड़ी सी गप्पे, ये भी कविता है शमशेर बहादुर सिंह जी की। अक्षरों का महत्व, ये तो निबंध है। ये गुणाकर मोले लेखक है। तो पार नजर के कहानी है गुणाकर, पार नजर के कहानी जयंत विष्णु निर्लिकर लिखे हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना साहिर लुधियाना की कविता है। तो ये साथ ही हाथ बढ़ाना इस कविता के टाइटल से आपको मालूम होगी। मदर इंडिया, वो मदर इंडिया की एक गाना है, देखिए बहुत ही इसको अवार्ड भी मिली है। तो एक दौड़ ऐसी भी केवल पढ़ने के लिए है, खाली आपको एग्जाम के लिए नहीं है, इसको आपको ज्ञान बढ़ाने के लिए इस पद को रखा गया है। और ऐसे ऐसे एकांक है विष्णु प्रभाकर जी का। तो कुल आपको 17 पाठ है, तो इसके आधा पाठ आपको क्या आते हैं, यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। तो ऐसे ऐसे एकांकी विष्णु प्रभाकर जी की है। तो पहले सेमेस्टर में 9 पाठ तक हम लेंगे। यहाँ पर टिकट एल्बम कहानी है, सुंदर राम स्वामी की एक कहानी है। तो आपको कुल मिलाकर 10 पाठ हम इस सेमेस्टर में लेंगे। तो पहला पाठ, वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो, वह चिड़िया जो क्या है? चिड़िया मतलब आपको मालूम है पक्षी पंछी बर्ड्स। तो वह चिड़िया जो, तो इस पाठ के लेखक है कवि है केदारनाथ अग्रवाल जी। तो केदारनाथ अग्रवाल जी वह चिड़िया जो, इसके बारे में हमें समझाना चाहता है कि वह चिड़िया कैसा है। तो उस चिड़िए को अभी जो भी घूम रहा है, बाहर उड़ रहा है, उस चिड़िया का किस तरह अपने आप को यहाँ पर देख रहा है, उन चिड़ियों में अपने आप को किस तरह देख रहा है। यहाँ पर हम हिंदी छठवीं कक्षा के पहला पोयम, पहला कविता, पहला पद आज हम पढ़ेंगे। तो पहला पद में आपको बताती हूँ कि वह चिड़िया जो, पद का नाम है वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूंड के दाने रुचि से रस से खा लेती है। नीली पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। देखिए कितनी अच्छी यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर कवि वह चिड़िया जो चोंच मारकर, चिड़िया कैसे खाना करती है, यहाँ पर चिड़िया को यहाँ पर कवि अपने आप को यहाँ पर रख देते हैं। तो चिड़िया, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूंडी, जूंडी मतलब अनाज, जो आप कॉर्न वगैरह देखते तो उसको जब आप मुंह में रखेंगे तो उसका क्या होती है, रस बाहर आती है ना, जब चबाते हैं तब रस बाहर आती है ना। तो यहाँ पर कभी उसको हमें समझाना चाहते हैं, जो भी हम खाना क्या करेंगे, खाते हैं तब हमें क्या आती है, रस बाहर आती है। तो यहाँ पर हमें
उतना ही नहीं, वो कहती है रुचि से रस से खा लेते हैं, रुचि से उसको चबा चबा कर वो अपनी चोंच से मार कर उसके रस को बाहर निकाल कर रुचि से खा लेती है। तो वह छोटी संतोषी चिड़िया नीली पंखों वाली मैं हूँ। देखिए कितने अच्छे यहाँ पर लेखक हमें समझाना चाहते हैं कि वह छोटी संतोषी चिड़िया, वो जो भी छोटी सी संतोषी चिड़िया, कैसा है चिड़िया, छोटी सी है, नन्ही सी है, कैसा है, छोटा और नन्हा है, लेकिन वो कैसा रहता है, संतोष से, खुशी से और एकदम से खुश रहता है। तो चिड़िया नीली पंखों वाली मैं हूँ। तो उसका यहाँ पर चिड़िया का रंग भी हमें समझाना चाहता है कि कैसा है चिड़िया, नीली पंखों वाली वो चिड़िया है। तो नीली पंखों वाली चिड़िया ओ मैं हूँ। मैं मतलब कि कौन है यहाँ पर, केदारनाथ जी। लेखक अपने आप को इस पक्षी के आधार पर हमें बताना चाहते हैं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। यहाँ पर पशु पक्षी प्राणी उतना ही अन्न को नहीं खाते, सभी यहाँ पर अन्न को हम क्या कहते हैं, खाते ही है ना। उसी तरह यहाँ पर पक्षी के आधार पर हमें क्या करना चाहिए, किस तरह हम अन्न को खाते हैं, इसके बारे में हमें लेखक जी अपने आप को इसके अंतर्गत हमें डालकर बता रहे हैं। यहाँ पर तो हम आपको यहाँ पर जून क्या होती है, अनाज होती है। तो दूध भरे मतलब जो भी अनाजों में रस आते हैं उसको दूध भरे इस तरह कहते हैं। तो इसी तरह इन रसभरित पदार्थों से कैसे लेखक अपने आहार को सेवन करते थे इसके बारे में बताते हैं। तो हम इसको भावार्थ लिखना है, इसका तो अभी पद हमें देते हैं, तो देने के बाद भावार्थ लिखने के लिए कहते, तो इसको भावार्थ कैसे लिखना। अभी पहला भाव, भाव का मतलब क्या होता है उसको समझना चाहिए, अब बाद में उसका अर्थ समझना चाहिए। तो अर्थ, अर्थ मतलब जो भी बताए, मैं सिर्फ खाली वर्ड का अर्थ है। जो जून का मतलब है अनाज, हाँ दूध भरे कुछ एकदम से नए नए ताजा ताजा हल्की फुल्की अनाज होते हैं। तो संतोष, खुशी, इस तरह के हम अर्थ इसमें समझ में आते हैं। तो भाव कैसे इसका लिखना, भाव इसका कैसे बताना। देखिए आप लोगों का किसी का एक स्वभाव होता है, तो उसकी भावनात्मक संबंध जो भी होता है, तो भाव मतलब जो भी दोस्ती करते हो तो तब वो दोस्ती में अलग तरह की दोस्ती होती है, भावना से जुड़ी हुई दोस्ती, वो अपनेपन, उसको कुछ हुआ तो आपको क्या होती है वहां पर अच्छी नहीं लगती, नहीं अच्छी लगती तो मन को शांत नहीं मिलती, कहीं पर वो रहता है लेकिन आपको मन को शांत नहीं लगती। तो मतलब यहाँ पर भाव उससे साथ आपका जुड़ा है। इसी तरह हम पद्य को भी अपने भावार्थ लिखना पड़ता है, तो उसके अंदर जो भी भाव होता है ना उसको लिखना पड़ता है। तो यहाँ पहली प्रथम पद्य में हम देखते हैं कि यहाँ पर वह चिड़िया जो कविता का अर्थ है, वह चिड़िया जो कविता का अर्थ है। तो प्रथम पद में लेखक एक नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया का उल्लेख करते हुए हमें बताता है कि इस प्रथम पंक्ति में हमें लेखक कहते हैं कि एक नीले पंखी वाली, नीले पंख मतलब विंग, तो उसकी उन चिड़ियों के बारे में हमें बताता है। तो उल्लेख करते हुए बता रहे हैं कि यह चिड़िया बहुत ही संतोष है, ये चिड़िया कैसा है, बहुत ही संतोष है तथा उनसे बहुत प्यार है। देखो वो तथा अन्न से बहुत प्यार है, तो वो अपने अन्न को बहुत प्यार करते हैं। उसी तरह वह दूध कैसा है, जून कैसा है, दूध भरी ज्वार, गेहूं, इस तरह की ज्वार में ज्यादातर आपको अभी कॉर्न देखो, कॉर्न जब मुंह में लगते हैं तो उससे क्या मिलते हैं आपको, रस बाहर आती है। तो कच्चे ज्वार को आप खाएंगे तो वो भी रस निकलते हैं। इसी तरह कुछ पदार्थ रस भरित होती है। तो उसी तरह यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि ज्वार को जब चबाते हैं तो उसके अंतर्गत द्रव्य आते हैं, उसको दूध, हम व्हाइट का एक रस आते हैं तो उसको दूध कहते हैं। तो उन दूध भरे ज्वार को दाने को बहुत ही रुचि से क्या करते हैं, रुचि से रस से खा लेते हैं। रस से खाना मतलब आनंद से खाना, उसको चबा चबा कर आनंदमय से खाना तो कहते हैं। अर्थात कवि इस पद में
माध्यम से स्वयं स्वयं के संतोषी होने तथा अन्न के महत्व के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमें कवि क्या कर रहे हैं, कवि क्या कर रहे हैं यहाँ पर, स्वयं कितना संतोष है उस अन्न को खाकर, रसभरित उस झूठ को खाकर, रसभरित उस अनाज को खाकर कितना संतोष है उसके बारे में हमें यहाँ पर कवि बता रहे हैं। चलो अभी हम दूसरी पैरा में देखेंगे। तो इस पहला पद आपको मालूम हो गई ना, तो फिर से इसके सार बताती हूँ कि वो उतना ही अपने आप को कवि क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नीले पंखों वाली एक पक्षी को जोड़ रहे हैं। तो उसी तरह उस पक्षी किस तरह अन्न को क्या करते थे, प्यार करते थे, उन प्यार करने वाली अन्न को प्यार करते थे और किस तरह वो खाते थे, संतोष भर होकर वो खाते थे। इसके बारे में पहला पंक्ति में हमें प्रस्तुत किया है कवि। तो दूसरा पंक्ति में देखेंगे, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस ऊंड लेकर गा लेती है। देखो फिर से बताती हूँ, वह चिड़िया जो कंठ लोकर है नहीं ना, तो आपको किताब आपके सामने रखिए, जो भी मैं पढ़ती रहती हूँ उसको अक्षर को ध्यान से देखिए, क्योंकि आप एकदम धीमी गति से मैं पढ़ रही हूँ, तो जो भी मैं गलतियां करती हूँ आपको पकड़ लेना है ना। जब बीच में मैं उसको गलत बताती तो आपको पकड़ने के लिए आते, लेकिन आपको आमने सामने होगी तो तब आपको ये काम करना पड़ता है, लेकिन अभी वीडियो में तो ऐसा करना नहीं चाहिए, तो नहीं करूँगी। फिर भी आप किताब देखिए, जो भी वर्ड को मैं समझाता रहती हूँ उसको आप अक्षर देखते देखते चाहिए। ओके, तो दूसरी पद में हम देखते हैं कि वह चिड़िया जो कंठ खोल कर, वह चिड़िया जो कंठ मतलब क्या है, गला, फ्री से, एकदम फ्री से, खोल कर मतलब फ्री, अभी जो भी गाते हैं ना अपने दिल से गा रही हैं। बूढ़े वन बाबू की खातिर, बूढ़े वन बाबू की खातिर, खातिर किसके खातिर, बूढ़े वन यहाँ पर वन मतलब क्या है, जंगल है। इन जंगल को बूढ़े क्यों कहा, इन जंगल को बूढ़े क्यों कहते हैं यहाँ पर लेखक जी, क्योंकि जब पक्षी हैं, पक्षी के पहले ही ये जंगल आ चुकी हैं, तो इससे पहले बहुत दिन हो गई थी जंगल आकर, इसलिए यहाँ पर पक्षी को जब छोटा पक्षी आते तो एक नन्हा पक्षी को वो जन्म लेते, तो उससे ही पहले जंगल होने के कारण उसको एक बुढ़ापा का नाम दिया गया है। बूढ़े वन बाबा की खातिर, बूढ़े वन का नाम यहाँ पर बाबा का कर रखा है लेखक जी, बूढ़े वन बाबा के खातिर रस ऊंट लेकर गा लेते हैं, रस ऊंट लेकर गा लेते हैं मतलब अपने मन से गाना गाती है। तो वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन मतलब दृश्य, वहाँ के सारे दृश्य को विजन से बहुत प्यार है। पहले पैरा में आपको पहले संदर्भ क्या देखने के लिए मिली, अन्न को, उसे अन्न को बहुत प्यार था। अभी वन में जो भी है उस विजन मतलब दृश्य, वहाँ की सौंदर्य उसको बहुत पसंद है। फिर से एक पैरा को मैं रिपीट करती हूँ, वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस ऊंट लेकर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीली पंखों वाली मैं हूँ, मुझे जीवन से बहुत प्यार है। देखिए आप तो नाइटिंगेल का जब गाते वक्त आपको देखिए, कोयल को देखिए क्या, कोयल जब भी पुकारता है गाता है तो पक्षी कितना है, छोटा है, लेकिन जब वो गाता है तो सारे एक वहाँ पर एक सेक्टर होता है ना, एक कॉलोनी होता है ना, कॉलोनी को सुनाई देती है। वो तो पक्षी एकदम से छोटा है, लेकिन उसकी आवाज़ कहाँ तक आती है, कहीं पर पेड़ में वो गाते रहे, उसका आवाज़ वो कू कू करके जब भी गाते हैं तो सभी जगह हमें पहुँचते हैं। उसके पास माइक नहीं होती, लेकिन उसकी आवाज़ उतनी क्या है, मधुर है। तो यहाँ पर भी बताते हैं लेखक कि कैसा है, एकदम बोली
छोटी चिड़िया, ये छोटी चिड़िया क्या कर रही है? गा रही हैं। तो कैसे गाते हैं? कंठ खोलकर। तो इसमें हम देखने के लिए मिलते हैं कि द्वितीय पद में यहाँ पर लेखक जी हमें कहना चाहते हैं कि बता रहे हैं कि इस नन्ही चिड़िया को उस वन से भी बहुत प्यार था। एक छोटी चिड़िया को वह बूढ़ी बाबा मतलब बूढ़ी वन बाबा का अभी प्यार था, बूढ़ी वन से जंगल से बहुत प्यार था, लेकिन जिसमें वह रहती है तथा अपने बूढ़े वन बाबा और उसके वृक्षों के लिए वह अपने मीठी कंठ से मधुर और सुरीला गीत गाती थी। देखो वहां पर बूढ़ी बाबा के लिए, क्योंकि बूढ़ी बाबा उसको वहां पर रहने के लिए आश्रय दिया है, मकान बनाने के लिए अपने पेड़ों में उसको जगह दिया है, तो इसके लिए कुछ देना है ना। तो उन वन को, उन जंगल को यहाँ पर ये पक्षियां क्या कर रहे? गा गा कर उसको बहलाते हैं। तो उन जंगल को अपना एक मीठी मधुर और सुरीली गीत सुनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें फ्लूट जब वहाँ पर ಫ್ಲೂಟನ್ನು ನುಡಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕೊಳಲನ್ನು ಊದ್ತಾರ, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ತಲ್ಲೀನರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರೊಳಗನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗೀತದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಐತಿ, ಮಿಜುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಐತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಕ್ಷಿ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಪಕ್ಷಿನೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಆ ಜಂಗಲಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಆಸರೆನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ಜಂಗಲ್, ಆ ಗಿಡ, ಆ ಮರಕ್ಕೆ ತನ್ನದಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ಯಾರಾನಲ್ಲಿ ಅನ್ನವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ತಿನ್ಬೇಕು, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ತಿನ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಶ್ರೀಮಂತರು ಇರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಬಾಡಾಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಯ ಇರಲ್ಲ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇದ್ದಂಥ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಸೇವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ರುಚಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಂದು ಅದನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಮಯ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿನ ವ್ಯಾಮೋಹ ಅವ್ರಿಗಿರುವುದರಿಂದ ದುಡಿಯೋದು ಅಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಾದವಾಗಿ ತಿನ್ಬೇಕು, ರಸಭರಿತವಾಗಿ ನಾವು ತಿನ್ಬೇಕು. तो उसी तरह दूसरा स्टांजा में यही बोल रहे हैं कि जो भी जंगल है हमें कितना आश्रय देते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, मधुर स्वर से हमें उसको गाना गा कर वहाँ के दृश्यों को अभी सुरीले से गीत गाते हैं, तो उसी तरह एकता में रहना पसंद करते हैं। तो सभी पक्षियाँ यहाँ पर एकता में रहना पसंद करती है। तो वह प्रकृति के साथ इसी गीत का अकेले में आनंद लेना चाहते हैं। चलो देखो, ये जो भी गाते हैं प्रकृति के साथ साथ वो अपने मन के लिए भी, अपने आनंद के लिए भी ये गीत गाना यहाँ पर चाहते हैं। तो हम तीसरा स्टांजा में चलेंगे, अंतिम स्टांजा। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी, अभी वह चिड़िया यहाँ पर तो पहला अन्न खा रही थी, जिस तरह वो अन्न खाकर, वह चिड़िया जो चोंच मार कर जो भी फ्रूट्स दाना जो भी हो उसको खाते हैं, तो खाने के बाद क्या करते हैं, वो चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। चढ़ी मतलब वो बहती हुई नदी को, हरिता इरुव नदियन्नु, चढ़ी मतलब हरियुत्तಕ್ಕಂತ नदी, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाते हैं। वह छोटी गरीबीली चिड़िया, यहाँ पर वह छोटी चिड़िया क्या क्या करते हैं इसके बारे में हमें बताते हैं। तो चिड़िया के अंतर्गत किसको वो महसूस कर रहे हैं, अपने आप को। केदारनाथ जी यहाँ पर कवि अपने आप को रख कर यहाँ बात कर रहे हैं कि जल का मोती ले जाती है वह छोटी गरीबीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। देखो पहला अन्न से प्यार किया, बाद में जंगल से प्यार किया, तीसरे पैरा और अंतिम पैरा में नदी से प्यार कर रहे हैं। यहाँ पर तो लेखक कहते हैं कि अंतिम पद में कवि कहता है कि चाहते हैं कि वह पहले नीले तो है, उसका पंख तो नीले ही है, लेकिन नीले पक्षी ही बताती है कि छोटी सी चिड़िया अत्यंत साहसी और गर्व से भरी हुई, क्योंकि यह
चिड़िया तो छोटी होने के बाद भी क्या करते हैं, अपनी कोई नदी के ऊपर से जाती है। देखो चिड़िया तो छोटी है, नदी के ऊपर जाती है, बहुत पेड़ से ऊपर भी जाते हैं। तो छोटे होते ही भी वो क्या करते हैं, क्योंकि वह ये तो चिड़िया छोटी होने के बाद भी क्या करते हैं, उफनती हुई नदी को, उफनती हुई मतलब वो बहती हुई नदी को, बहती हुई नदी को जल रूपी मोती को जब भी पीते हैं ना, वो मोती कहते हैं। जब पानी हमारे जैसे ग्लास से ऊपर लेकर चिड़िया पीती है नहीं, तो अपनी चोंच से क्या करते हैं, वो पीती है। तो जल से भी बहुत प्यार करते हैं वो, तो उससे मोती तो आती हैं, लेकिन अर्थात जल से अपनी प्यास बुझाते हैं। तो और नदी से और उसकी जल से भी बहुत प्यार करते हैं। तो इतना ही है, इसमें क्या है, वह चिड़िया जो अन्न खाती है, कैसे खाते हैं अन्न, चोंच मार मार कर जब अन्न खाती है, अन्न खाने के बाद क्या करते हैं, चड़ी नदी का दिल टटोल कर, जो भी बह रही है वो पानी, उसका दिल टटोल कर मतलब उसको चोंच को मार कर उसकी मन को, दिल को अपने दिल से लगाते हैं। तो चोंच मारते हैं जब दिल टटोलना मतलब क्या है, दिल के पास होना, हाँ, नदी के हृदय के पास जाना। जल का मोती ले जाती है, जल का मोती जब वो चोंच से थोड़ी थोड़ी मोती को पी लेती है, पानी पी लेना, तो उसको जल का मोती यहाँ पर कवि अपने भाषा में मोती कहकर यहाँ पर समझाते हैं। वह छोटी गरीबी जो गरीबीली चिड़िया, तो नन्ही छोटी एक क्या है, नीली पंखों वाली चिड़िया क्या करती है, पानी पीती है। तो इसी तरह वो मुझे नदी से बहुत प्यार है। मतलब यहाँ पर तो नदी के साथ साथ ये नदी से कितना लेखक प्यार करते हैं इसके बारे में हमें समझा रहे हैं। उसी तरह यहाँ पर अन्न को क्या करना नहीं चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको भी हम अच्छी तरह उपयोग करना चाहिए, इसके बारे में हमें समझाता है। बाद में दूसरी पैरा में, दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं कि हमें वन से प्यार करना चाहिए, और तीसरी पैरा में नदी से प्यार करना चाहिए, इस तरह भाव को प्रस्तुत करना चाहिए। तो पाठ के बारे में हमें यहाँ पर कवि बताते हैं कि कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है, वह संतोष से है और उसके साथ अन्न से बहुत प्यार करते हैं। अपने पन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वनों में बेरोक गाते हैं। तो अपने कंठ खोलकर अपने मन से, अपने दिल से वहां पर जंगल में गाना गाते रहते हैं। तो मुंह बोले हैं, तो एकांत में भी उमंग से रहते हैं। देखो अकेले अकेले जब रहते हैं तो तब भी वो क्या करते हैं, उमंग से एक्टिव रहती है, तो उमंग से बहुत संतोष से रहती है। तो उसके साथ साथ उसे स्वयं पर गर्व भी है, अपने आप पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। देखो कवि अपने जो भी अपने अंदर जो भी है, मतलब अपने अंदर मतलब कल्पना करके अपने व्यक्तित्व को इन चिड़िया के रूप में कल्पित करके वो एक पद्य के रूप में हमें यहाँ समझाना चाहते हैं। तो चलो आप इस पद्य को पढ़िए और पद्य को पढ़कर आप परफेक्ट कीजिए, और कल इस पद्य के प्रश्नोत्तर को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग पढ़कर हमें क्या करना चाहिए, इन प्रश्नोत्तर को पढ़कर रखिए और इन फेयर भी कंप्लीट कीजिए। जो भी प्रश्न नहीं आती उसके बारे में हमें व्हाट्सएप में कीजिए। मैं तो कल प्रश्नोत्तर पर डिस्कस करूंगी, उसके साथ साथ जो भी इसमें ग्रामर पार्ट है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है, इसके अंतर्गत जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आती है उन वर्ड्स को मिनिमम 10 शब्दों को आपको लिखना ही है, 10 शब्द लिखकर उसके अर्थ लिखना है। ओके बाय।